मोबाइल कंपनी ये तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए यहाँ आप देख सकते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली और साथ ही साथ यहाँ पर और भी तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो क्या आखिर बिहार को लेकर सोच है, विजन है, इस पर सभी की निगाह लगी हुई है। विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए आप यहां पर देख रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली को। हालांकि यहां पर कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह नहीं नजर आ रहे हैं। ये था कि वो भी साथ में ही होंगे। कई तमाम दावे जो किए जा रहे थे अब तक, जाहिर सी बात है कि ये जाएंगे भी। अभी क्या क्या चीजें बिहार के लिए जो होगी, बिहार के लिए क्या सोच है। आपको बता दें कि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उनकी जो रैली है वो शुरू हो जाएगी। प्रचार की शुरुआत वो इस अवसर पर करेंगे सूबे में और 20 रैली है जो इस महीने अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। तमाम और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी जो सफल योजना है, ऐसा माना यह जा रहा है कि इस विजन डॉक्यूमेंट में उसे परोसा जा सकता है। उन चीजों को भी, उन उपलब्धियों को भी गिनवाया जाएगा। लेकिन क्या बिहार के लिए इसमें है, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। सभी की निगाह इस पर लगी हुई है कि आखिर हमारे लिए क्या किया जाता है। उद्योग एवं व्यवसाय, शिक्षा में काफी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि काफी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सके, उसको कैसे प्रोत्साहित कर सके, इसमें जो पॉइंट्स हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के बगैर कोई भी प्रदेश है वो विकास नहीं कर सकता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी को गुड गवर्नेंस से हम कैसे जोड़ सकें और इसमें ट्रांसपेरेंसी, हम पारदर्शी कैसे हम उसको बना सके, ये इसमें कुछ बिंदु हैं जो कि हमने अपने दृष्टिपत्र में। ग्रामीण विकास, क्योंकि बिहार में अधिकांश जो बिहार की जो जनसंख्या है गांवों में रहती है, इसलिए ग्रामीण विकास पे हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। इसमें कई ऐसी मौलिक बातें हैं जो कि गांव के विकास के लिए सहयोगी हो सकती। शहरी विकास, यद्यपि बिहार एक ग्रामीण इलाके वाला बहुल्य प्रदेश है, फिर भी शहर के जो हालत है उनकी बहुत अच्छी नहीं है। तो शहरों का विकास हम कैसे कर सकते हैं, इस पे हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अति पिछड़ा, इनके परिवारों को कैसे हम इनको हम बढ़ावा दे सके, इनके रोजगार, स्वास्थ्य और इनकी चिंता हम कैसे कर सके, तो ये इस पे हम लोगों ने ध्यान दिया। महिला सशक्तिकरण, प्रदेश की लगभग 50% से थोड़ा सा कम, क्योंकि जनसंख्या का जो है भाग वो महिलाओं का है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको कैसे समान अवसर मिले, ये उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष प्रयास किया है। पर्यावरण, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पटना हाईकोर्ट ने पर्यावरण को लेकर काफी तीखी टिप्पणियां की थी। तो बिहार को कैसे स्वच्छ हम बना सकते हैं और इसको हम स्वास्थ्य और हाइजीन, इससे हम कैसे जोड़ सकते हैं, इस पे हम लोगों ने ध्यान दिया है। रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, ये भी गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है और इसको बिहार में सुशासन कैसे हम ला सकते हैं, इसके लिए कुछ बिंदु हम लोगों ने डाले हैं। धन्यवाद। तो एनडीए का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है। तमाम अहम चीजें हैं जिस पर हम आगे करेंगे विस्तार से बात, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।
बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिपत्र जारी किया गया है। ये बिहार में एक चार्टर ऑफ डेवलपमेंट है और आर्थिक दृष्टि से लाइट मत जला यार, गाड़ी जला बिहार को लाइट मत जला, फिर गड़बड़। पिछड़ेपन से निकालने का एक संकल्प है। बिहार के पिछले तीनों चुनावों के साथ 2005 में 2 बार चुनाव हुआ और उसके बाद 2010 के चुनाव के साथ भी मुझे जुड़ने का अवसर मिला था। और सच में संघर्ष का चुनाव 2005 के थे और 2005 के चुनावों में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि बिहार में जंगल राज को हम समाप्त करेंगे। सरकार चली और उसके बाद स्वाभाविक था कि जेडीयू की राजनीति में स्थिरता नहीं थी और जंगल राज के खिलाफ चुनाव जीता गया 2 बार 3 बार और बाद में जेडीयू की निर्भरता उसी जंगल राज के निर्माताओं के साथ हो। देश को स्वतंत्र हुए 68 वर्ष हुए। पहले 4 दशकों में 1-2 अपवाद छोड़कर यहां कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार 15 वर्ष तक आरजेडी के नेतृत्व की सरकार थी और पिछले 10 वर्ष से जेडीयू की सरकार है। कुछ 3 बार जूनियर पार्टनर्स के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कुछ समय के लिए इन सरकारों का हिस्सा बनने का मौका मिला, लेकिन पूरे 68 वर्ष कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेतृत्व वाली सरकारें बिहार में रही और 68 वर्ष का जो कार्यकाल होता है किसी देश के जीवन में, किसी राज्य के जीवन में, तो बहुत लंबा कार्यकाल। इतने लंबे कार्यकाल में तो राज्य की पूरी तस्वीर बदली जा सकती है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में से एक था। शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार रही और जिस आधार पर वो बीमारू था, ना सड़क थी, ना स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी, ना पानी था, ना बिजली थी, पूरे राज्य की उन 15 वर्षों में तस्वीर बदल दी गई और मध्य प्रदेश उस बीमारू अस्तित्व में से बाहर निकल आया। और यहां तो इन 3 राजनीतिक दलों को 68 ईयर्स, 68 वर्ष एक के बाद एक
बिहार पे राज्य करने का मौका। और आज भी इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। देश के विभिन्न राज्यों में जो विकास के मापदंड होते हैं, बिहार बहुत पीछे है। पिछले 10 वर्षों में भी कितने उद्योग बिहार में आ पाए, बिजली की स्थिति में कितना सुधार हो पाया, बिजली के कारखाने नहीं चले तो इस महागठबंधन का एक साथी दूसरे से पूछे कि 9.25 साल इस 10 वर्ष में से कांग्रेस की सरकार की कितनी बिहार की सहायता की। और आज जो चरित्र है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। जंगल राज के जो निर्माता निर्देशक थे वही हैं। केवल अभिनेता बदलने से उसका उस शासन का, उस गठबंधन का चरित्र बदलने वाला नहीं है। और इसलिए इस चुनाव में जो बहस होनी चाहिए वो किसी दूसरे विषय पे नहीं हो सकती। ये तीनों से ये पूछना कि पिछले 68 वर्षों में एक के बाद एक आपको अवसर मिला, इस पिछड़ेपन की आर्थिक स्थिति से बिहार को निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया? और ये जो अवसरवादी सा गठबंधन बना है, ये समझ में आने वाला नहीं है। जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, राजनीतिक स्थिरता, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी, उनमें से एक का भी गुण नहीं है। पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर वर्च्यू। और इसलिए बिहार को अराजकता में घसीट डालना, इसके अलावा उसका दूसरा परिणाम नहीं हो सकता। मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली में कहा था कि हम जैसे लोग जो बचपन से ही राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और राजनीति के विद्यार्थी भी रहे हैं, हम साम्यवादी और कांग्रेसवादियों का गठबंधन समझ सकते थे। पहले भी हुआ 71 में। कभी भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं समझ सकते। और उससे भी कठिन कल्पना कर पाना था लोहियावादियों का और कांग्रेस का गठबंधन। वैचारिक दृष्टि से कोई समानता नहीं, राजनीतिक शैली अलग है, विचार अलग है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, तो इसलिए ये विचित्रता भी, ये अंतर विरोधी गठबंधन भी देखने को कई बार मिलता है। ऐसी 3 टांग की दौड़ कभी दौड़ी नहीं जा सकती, और दौड़ी भी जाए तो कभी वो जीतती नहीं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए सहयोगियों के साथ बिल्कुल स्पष्ट बहुमत आए और आज जिस दृष्टिपत्र को हम लोगों ने आपके समक्ष रखा है उसके पीछे बड़ा स्पष्ट उद्देश्य है। बिहार में दो चीजें हैं जो बिहार की ताकत है। एक बिहार की खेती और दूसरा बिहार का ह्यूमन रिसोर्स। वो ह्यूमन रिसोर्स एक प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अवसर पाने के लिए बिहार से बाहर चला जाता है। बिहार में सचमुच उस मानवीय संसाधन को प्रयोग करने के लिए स्पेट ऑफ यूनिवर्सिटी, सरकारी भी निजी भी कॉलेजेस, जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नौजवान विद्यार्थी बाहर जाता है, आर्थिक साधन बाहर जाता है, इकोनॉमिक रिसोर्स बाहर जाता है। बिहार की पावर, बिजली की समस्या, उसका हल ढूंढना, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना, आरंभ में तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बने और फिर बिहार के अंदर बिजली भी उपलब्ध हो तो कुछ जनरल इंडस्ट्री बने, बिहार के अंदर रोजगार के साधन हो, बिहार की मदद के लिए केंद्र सरकार हमेशा पीछे खड़ी रहेगी और हम लोग ये मानते हैं कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनती है, जिसकी पूरी संभावना हमें आज दिखती है, एनडीए की सरकार की, तो ये जो इतिहास बिहार में लिखा गया, कांग्रेस लगभग उसकी ताकत बहुत कम हो चुकी है। आरजेडी मानती है कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता, इसलिए अन्य विषयों को लेकर समाज को बांटो। इसके विकल्प में केवल बिहार के जो दो बड़े साधन हैं उसको बुनियाद बनाकर बिहार को एक विकास की यात्रा में ले जाने का मार्ग तय करें। रोड्स, हाईवेज, एजुकेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, पानी, बिजली और उन साधनों का सबसे अधिक लाभ जो आर्थिक सामाजिक दृष्टि से सबसे कमजोर है उनको मिले, ये इस दृष्टिपत्र का मूल उद्देश्य है। आप सबके माध्यम से मैं बिहार की जनता से इस बात की अपील करूंगा कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार भारी बहुमत से इस बार जीते और इस डेवलपमेंटल एजेंडा को हम लोग लागू कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके हम सवाल ले पाएंगे, इसलिए एक एक करके आप सवाल करेंगे। दीपक मिश्रा, टेलीग्राफ। Three points that the CM has made. One,
Well, let us take these three questions. It's factually not correct, but the resources will come from the government of India. The resources will come from budgets of the finance ministry and also budget sanctioned to different ministries. If he believes it's a repackaging, he should be asking the smallest of his alliance partners, who were in power for almost 9 years of his government, as to why his alliance partners when in the central government did not take any steps to implement them. ये मान लीजिए उनका आरोप एक तर्क के लिए, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं कि रीपैकेजिंग है, तो ये स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ने लागू नहीं किया, एनडीए और बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार लागू कर रही है, और इसलिए कम से कम उसके लिए तो धन्यवाद दे देते। और नई सरकार हमारे नेतृत्व में बनेगी, वो इस पैकेज को गंभीरता से लेगी और जितने भी साधन इस पैकेज को लागू करने के लिए आवश्यक होंगे जो इस पैकेज में है, वो पूरे के पूरे केंद्रीय सरकार उपलब्ध करवाएगी। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी। देखिए, मैंने एक संकेत आपको किया, मैं उनकी भाषा के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, लेकिन दोनों विषय स्पष्ट थे। हमारे नेताओं में से एक होगा, आनंद कुमार जी हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, आपको और स्पष्टता दे सकते हैं। ये कई बार हुआ है कि चुनाव के बाद हम लोग मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं और पार्टी को लेकर इसमें कोई विषय नहीं है, गठबंधन को लेकर कोई विषय नहीं है, मीडिया की उत्सुकता रहती है, लेकिन स्वाभाविक है। स्मिता मिश्रा। कौन लोग ये आरोप लगा रहे हैं? जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक फर्जी जांच बिछाई थी, फर्जी, फैब्रिकेटेड, जिसने एक फर्जी रिपोर्ट दी कि कार सेवकों ने स्वयं साबरमती एक्सप्रेस को आग लगा दी, और जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया जिसकी वजह से इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उनकी मदद करने के लिए वो घटना थी, वो जांच बिठवाई थी, तो याद रखिए। और इसलिए ये शब्दावली का आपने बताया, वो अपने उस कारनामे पे अगर उसका प्रयोग करें तो बेहतर होगा। आज तक नहीं हुआ कि ऐसे अपराध में कि एक रेल को आग लगा दी जाए, कार सेवकों को जला दिया जाए और एक रेल मंत्री एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवा ले, और अब तो अदालत का फैसला भी आ चुका है कि किसने लगाई, और अमित जी के खिलाफ जो झूठा फर्जी केस बनाया गया उसमें भी अदालत का फैसला आ चुका है। और यह फैसला केवल एनडीए के शासनकाल में नहीं आया, जब कांग्रेस की सरकार थी और अमित शाह को बेल मिली तो गुजरात हाईकोर्ट ने तब भी कहा था, प्राइमा फेसी इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। ये यूपीए सरकार के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था बेल में। प्रकाश
ये आलोकिया आलोकिया देखिए, जब सरकार बनी तो 2005 में जंगल राज के खिलाफ एक बहुत आक्रोश था और इसलिए सेम्बलेंस ऑफ गवर्नेंस और डेवलपमेंट की जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटी होती है कि गांव में स्कूल बन जाए, थोड़ी सी सड़क कहीं बन जाए, मंत्री सचिवालय में बैठना शुरू कर दें, डेवलपमेंट एट अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज हैड स्टार्टेड, हॉस्पिटल शुरू हो जाए। लेकिन यह बात भी स्पष्ट है कि सरकार चलने के कुछ समय बाद भविष्य की राजनीति की योजनाएं बन रही थी और इसलिए उस विकास की राजनीति से अपने आप को डिस्टेंस करके एक वैकल्पिक राजनीति की तैयारी चल रही है। और अगर आप पीछे मुड़कर देखिए तो बिजली का उत्पादन कितना बढ़ा 10 साल में, इंडस्ट्री कितनी आई 10 साल में, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में आप कहां पहुंचे है कि अवसर प्राप्त करने के लिए बिहार के नौजवान को बाहर देखना पड़ता है। और 10 साल मैंने इसलिए मध्य प्रदेश से तुलना की कि मैं 68 साल भूल भी जाऊं तो ये 10 साल ले लूं और आरजेडी के 15 साल भी ले लूं तो ये बहुत बड़ा अवसर मिलता है इतना लंबा एक राज्य का चेहरा बदलने का। इट्स एन ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ हाउ द गवर्नमेंट रन। जेटली जी प्लीज, प्रकाश कुमार एबीपी। आप वित्त मंत्री भी हैं अरुण जेटली जी, ये बताइए कि जो 50,000 लैपटॉप या फिर रंगीन टीवी, ये तमाम जो आप वायदे कर रहे हैं बजट डॉक्यूमेंट में, आपको लगता है कि सिर्फ बिहार के चुनाव को देखते हुए ऐसे वादे किए जा रहे हैं? बाकी जगहों पे भी चुनाव हुए, भी नहीं हुआ। अगर आप यहाँ भी देते हैं तो बाकी देश के लोगों के हिस्से का आखिर क्या? देखिए, बाकी राज्यों में भी कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने ऐसे वायदे किए हैं और वो निभाए भी हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू फुलफिल दिस प्रॉमिसेस। एक मिनट, प्रिय रंजन भारती, राजस्थान पत्रिका। मेरा सवाल अरुण जेटली जी आपसे ये है, 2005 के चुनाव में आपने पूरी आधारशिला रखी थी, चुनाव रचना की, लेकिन तब सत्ता जब आई एनडीए के पास तो सत्ता सौंप दी गई एक एलाइज आप जेडीयू के नेता थे उनके पास। क्या इस बार भी इतनी जद्दोजहद के बाद जब चुनाव हो रहा है तो क्या जब आपने अपना नेता डिक्लेयर नहीं किया है तो क्या ये संभव हो सकता है कि उसकी पुनरावृत्ति हो और फिर अपने किसी सहयोगी दल के नेता को आप सत्ता सौंपें? देखिए, हर चुनाव में जब टिकटें बढ़ती है तो स्पष्ट हो जाता है सीनियर पार्टनर कौन है। 2005 में स्पष्ट था और आज 2015 में भी स्पष्ट है। मनीष कुमार एनडीटीवी प्लीज। ऐसे सर, ये दृष्टि पत्र की क्या गंभीरता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले पूर्णिया में 3 वादे किए थे। सबसे पहला वादा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, विशेष पैकेज दिया जाएगा और विशेष ध्यान दिया जाएगा। आपने पैकेज दिया लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। मेरा दूसरा सवाल है सर कि ब्लैक मनी को लाने के लिए एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई से। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से बोला कि 6500 करोड़ का डिक्लेरेशन आ चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी जो आपका लेटेस्ट प्रेस रिलीज आया है उस विंडो के खत्म होने पर वो अमाउंट बता रहा है कि 3770 करोड़ है। तो ये सच कौन बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री या आपका प्रेस रिलीज? आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी तकलीफ है तो उसको स्पष्ट कर दूं।
एक अकाउंट्स थे HSBC बैंक के, जो डिस्क्लोज्ड अकाउंट्स थे। उन डिस्क्लोज्ड अकाउंट्स का जो टोटल अमाउंट असेस किया गया वो 6500 करोड़ था, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से उसका जिक्र किया। डिस्क्लोज्ड अकाउंट जो HSBC से डिटेल्स आए, उसके बाद जो ब्लैक मनी कानून संसद ने पारित किया, जिसमें एक कंप्लायंस विंडो दी अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट्स के बारे में, वो कंप्लायंस विंडो कल रात को 12 बजे समाप्त हुई। उस कंप्लायंस विंडो में 638 लोगों ने लगभग 3770 करोड़ और डिक्लेयर किया है। वो 6500 अलग था, ये 3770 अलग है। झूठ शब्द का प्रयोग करने से पहले आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेते हैं, और विशेष रूप से जब आप झूठ शब्द प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जोड़ते हैं, इस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन योर पार्ट। दूसरा, स्पेशल स्टेटस की जो आप बात कर रहे हैं, 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है। 14th फाइनेंस कमीशन ने सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशनशिप को रीडिफाइन किया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होता है, संवैधानिक होता है। केंद्र और राज्य के फाइनेंशियल रिलेशनशिप को वो तय करता है, और इसमें इसलिए जिन राज्यों की गंभीर स्थिति को हम लोग समझते हैं, उस 14th फाइनेंस कमीशन की गंभीरता को समझते हुए और उसकी फाइंडिंग्स को समझते हुए जो स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, जिस स्पेशल पैकेज में फाइनेंशियल असिस्टेंस इतनी मिलेगी कि बिहार को विकास के रास्ते पे डाल देगी, वो एक वैकल्पिक तरीका उसके विकास का। ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए जो उस अलायंस में बैठे हैं। जिस वक्त 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी, स्पेशल स्टेटस का प्रावधान था, अब तो उसके बाद प्रावधान नहीं रहा, और तब भी 9 साल तक नहीं दिया। What we are trying to do by this alternative package, something more than what is special to Bihar, और इसीलिए ये 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जिसको वो कहते हैं कि ये रीपैकेजिंग है। रीपैकेजिंग था तो पहले लागू क्यों नहीं किया गया? अपने साथियों से पूछे या खुद उसका जवाब दें। जेटली जी, महंगाई UNI प्लीज, UNI। जेटली जी, RSS ने कहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। नीतीश जी का कहना है कि वो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समान है, इसलिए भले ही आप डिनायल मोड में जरूर हो इलेक्शन के समय, बाद में इसको रिव्यू करेंगे। ये नीतीश जी का आरोप है। देखिए, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि आरक्षण इस देश की वास्तविकता है। आज भी समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को पिछड़ेपन से निकालने का एक संवैधानिक अधिकार भी है, और भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति कटिबद्ध है। क्योंकि अपना साथी उन्होंने बदल लिया, और जिस विकास के नाम पर वो राजनीति करते थे, जंगल राज के साथ संगत में बैठकर उस राज सारे को नहीं दे सकते। इसलिए एक बनावटी ख्याल की भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस आरक्षण का क्या करेगी। आरएसएस ने भी इस बात का समर्थन करके स्पष्टीकरण उस बयान का दिया है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जब से भारतीय जनसंघ बना है, हम लोग आरक्षण के समर्थन में रहे हैं और रहेंगे। महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, आपको लगता है बिहार की जनता? देखिए, नो विक्रांत IBN 7, अपने तथ्य विक्रांत IBN 7। अपने तथ्यों को स्पष्ट कर लीजिए। 2 आइटम्स को लेकर दाम बढ़े हैं, जिसका प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसकी देश में पैदावार कम होती है दालों की। उसके अलावा पिछले 20 साल के इतिहास में महंगाई इस स्तर पर नियंत्रित नहीं रही जो आज है।
अगर आप किसी दिन का समाचार पत्र पढ़ लें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3% के आसपास है। अरुण जी, लेकिन जिस टाइमिंग पे मोहन भागवत जी का बयान आया, क्या बीजेपी को लगता है कि वो टाइमिंग ठीक नहीं थी? देखिए, वो बयान का कोई गलत निकाल ले तो मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी पूरे रूप से इसको स्पष्ट कर चुकी है। कल पार्टी अध्यक्ष ने भी इसको स्पष्ट किया है, इसलिए इस पे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। क्या मोहन भागवत के विचार से डिफर करती है बीजेपी? उनका विचार भी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका स्पष्टीकरण दिया। Mr. Jaitley, do you endorse the statement made by Minister Giriraj Singh and the State President Mangal Pandey that an upper caste cannot become the Chief Minister of Bihar and only a person coming from a backward community can become the Chief Minister of Bihar? Well, they have spoken about their political perception. There may be some weight in that political perception. I am asking you to endorse the statement made by... I have to answer the way I have to answer. These two gentlemen... तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को आप यहां पर सुन रहे थे। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली तमाम वो चीजें, तमाम वो वायदे किए गए हैं बिहार की जनता से और अपील की है कि वो हमारा जो ये गठबंधन है उससे जिताएं और साथ ही साथ महागठबंधन को उन्होंने अवसरवादी गठबंधन करार दिया है। तमाम वो चीजें जिस तरीके से चारा चोर पर अमित शाह ने बोला था तो उस पर लालू प्रसाद यादव ने रिएक्ट किया था, तो उस पर भी यहां पर बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली